आज हम लोग जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है जेनेटिक मटेरियल है। हम लोग बात भी पिछले क्लास में कर चुके हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन यहाँ हम लोग केवल डीएनए पर बात करें। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो कैसे कैसे प्रमाणित करिएगा, कैसे प्रूफ करिएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हम लोग और टॉपिक है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। हाउ, कैसे कैसे जेनेटिक मटेरियल, क्या कोई प्रमाण है आपके पास या आप प्रूफ कर सकते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज पूरी क्लास। तो हम लोग बात करते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो कैसे। इसमें हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट इस पर किया है और बताया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल क्या, डीएनए। डीएनए का काम क्या है? कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करना। कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करना कौन कराता है? डीएनए। ठीक है। तो डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। यानी कि जो डीएनए है, डीएनए में टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो टेप की तरह रिकॉर्डेड होता है। जो भी अगर मान ले तो डीएनए एज अ टेप वर्क करता है। किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए, सूचनाओं के लिए। जो भी कैरेक्टर्स किसी इंडिविजुअल में है, उस कैरेक्टर्स का टोटल इंफॉर्मेशन उस डीएनए में होता है, उसमें उपस्थित जो डीएनए में होता है। और यही डीएनए क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उन सूचनाओं को, उन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, जिससे नेक्स्ट जो जनरेशन होता है वो पीछे वाले बैक जनरेशन की तरह ही दिखता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन किससे आया है? उसी बैक जनरेशन से। तो जो डीएनए है वो एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए टेप का कार्य करता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए टेप का कार्य करता है। सारा इंफॉर्मेशन इसी में निहित है, इसी में प्रेजेंट होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखे हैं कि जो डीएनए होता है ट्रांसफर करता है ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं हैं। कहाँ ट्रांसफर करता है भाई? फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन को, सॉरी, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं, देखिए। सम एविडेंस, कुछ एविडेंस, कुछ प्रमाण है प्रेजेंट। कुछ ऐसे प्रमाण प्रेजेंट है जो बहुत पहले साइंटिस्ट ने किया, बहुत पहले कुछ वैज्ञानिकों ने किया और बताया कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और डीएनए के कारण ही कैरेक्टर्स, जो गुण होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि चलो कैसे, क्या 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 एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, क्या क्या बताया, कैसे बताया। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। कुछ साइंटिस्ट, जिसकी बात चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है बैक्टीरिया पर, कुछ वायरसेस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और प्रमाणित किया गया कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अब हम लोग क्या करेंगे? उन एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे जो एक्सपेरिमेंट किया गया है। किसके लिए? बताने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। तो इसी 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 अगर इसी पॉइंट पर अगर बात करें तो इसी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है जो एक्सपेरिमेंट किया गया। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोगों का जो पॉइंट है वो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक एविडेंस के रूप में ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिफ्थ। बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट रहे ग्रिफ्थ। ग्रिफ्थ से आपने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया पर।
इनके एक्सपेरिमेंट को, जो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट रीड करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, इनके एक्सपेरिमेंट को कहा गया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने क्या बताया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और ये भी प्रमाणित होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं जो ग्रिप्स साहब ने किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ग्रिप्स साहब ने किया। ग्रिप्स साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया भाई? बैक्टीरिया पर किया, इसीलिए इसका नाम रखा गया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया पर ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, परिवर्तन, चेंज, रूप में परिवर्तन हो जाना, कुछ जरूर इसी तरह का बात होगा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ग्रिप्स साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को बताया। चलिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ आप लोग का एमसीक्यू मिल रहा है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कौन दिया? ग्रिप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कौन दिया? ग्रिप्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या उन्होंने क्या बताया। उन्होंने सबसे पहले जो बात करी वो ये था कि उन्होंने न्यूमोनिया हम लोग जानते हैं कि न्यूमोनिया क्या है भाई? न्यूमोनिया डिजीज है। न्यूमोनिया एक तरह का डिजीज है जो लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। ठीक है, हम लोग डिजीज पर बात नहीं करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो कैसे, और उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने न्यूमोनिया फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होता है, न्यूमोनिया क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया का एक टाइप है कोकाई। कुछ कोकाई ऐसे होते हैं जो न्यूमोनिया फैलाते हैं। तो ग्रिप्स साहब ने न्यूमोनिया फैलाने वाले दो स्ट्रैन लिया। दो स्ट्रैन कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे बैक्टीरिया को लिया जो वायरुलेंट थे। वायरुलेंट कहने का मतलब क्या? ये न्यूमोनिया फैलाएंगे, ये न्यूमोनिया फैलाएंगे। और एक ऐसा बैक्टीरिया लिया, एक ऐसा स्ट्रेन लिया, ये भी न्यूमोनिया का है स्ट्रेन है, दोनों न्यूमोनिया के स्ट्रेन है। तो एक S3 जो कि निश्चित तौर पर अगर किसी इंडिविजुअल को संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है, तो उसे न्यूमोनिया होगा, यानी S3 से न्यूमोनिया होगा। R2 टाइप जो है, R2 प्रकार जो है, R2 स्ट्रैन जो है, वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रैन है। नॉन वायरुलेंट स्ट्रैन है, यानी इससे क्या होगा कि जाएगा तो बैक्टीरिया एंटर तो होगा, लेकिन क्या होगा? न्यूमोनिया नहीं कॉज करेगा, न्यूमोनिया नहीं होगा। हम लोग क्या जाने अभी कि S3 अगर प्रवेश करता है किसी इंडिविजुअल के बॉडी में तो न्यूमोनिया होगा। अगर R2 इंसर्ट होता है, अगर इंजेक्ट होता है या शरीर में प्रवेश करता है तो न्यूमोनिया नहीं होगा। इसीलिए S3 को वायरुलेंट कहा गया और R2 को नॉन वायरुलेंट, ये नहीं फैलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस दोनों बैक्टीरिया के स्ट्रैन से उन्होंने क्या किया। हम लोग तो बात की दो स्ट्रैन लिया। स्ट्रैन क्या है? स्ट्रैन 1 S3, स्ट्रैन 2 R2 टाइप। ये दोनों क्या है? न्यूमोनिया फैलाने वाला स्ट्रेन है। लेकिन S3 न्यूमोनिया फैलाएगा, R2 न्यूमोनिया नहीं फैलाएगा। ठीक है, दोनों न्यूमोनिया का ही स्ट्रेन है, लेकिन S3 न्यूमोनिया फैलाएगा और R2 न्यूमोनिया नहीं फैलाएगा। अब लोग बात करते हैं आगे क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट में। आखिर उन्होंने किया क्या? सबसे पहले बेचारे चूहा महाराज को ले लिए। चूहा महाराज निरीह प्राणी, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर ह्यूमन कर देता है। करने का कारण भी ये है कि मैमल्स में आता है, और मैमल्स में सबसे इजीली अगर बात करें तो चूहा मिल जाया करता है। तो उन्होंने चूहा को लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, और सबसे पहले क्या किया, देखिए सबसे पहले पॉइंट हम क्या लिखे, S3 बैक्टीरिया का जो स्ट्रैन था, S3 बैक्टीरिया वाले स्ट्रैन को इंजेक्ट किया। इसमें चूहे में इंजेक्ट किया। तो क्या होना चाहिए? S3 क्या करता है? निमोनिया फैलाता है कि नहीं? हाँ फैलाता है, वायरुलेंट है। तो देखे कि निमोनिया हो गया, चूहे को निमोनिया हुआ।
H3 डाला जाएगा तो जरूर निमोनिया होगा। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि दूसरे चूहे में R2 बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। R2 नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, इसलिए निमोनिया होगा नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने चेक कर लिया कि H3 इंजेक्ट करते हैं तो निमोनिया होता है, R2 इंजेक्ट करते हैं तो निमोनिया नहीं होता है। चलिए इतना तो ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि S3 वायरुलेंट स्ट्रेन जिससे निमोनिया होता है उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। 60 डिग्री सेंटीग्रेड हीटेड S3 बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया चूहे में और देखा कि निमोनिया होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि S3 बैक्टीरिया को लिया, S3 बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया। ठीक है, चूहे में इंजेक्ट किया तो निमोनिया क्या हुआ। R2 को इंजेक्ट किया फिर निमोनिया नहीं हुआ। अब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटेड गर्म किया हुआ S3 को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने का मतलब ये था कि जो निमोनिया है के जो स्ट्रेन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मार दिया जाए, उसको प्रभावहीन कर दिया जाए, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म कर दिया जाए। तो हीट करके उन्होंने इंजेक्ट किया S3 को और चूहे में इंजेक्ट किया S3 को चूहे में और देखा कि उसको निमोनिया होता है कि नहीं। बड़ा आश्चर्य की बात हुई, निमोनिया उसको नहीं हुआ। यानी गर्म करने के बाद 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर S3 को अगर इंजेक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, निमोनिया नहीं हुआ। यानी इतना क्लियर हो गया, हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए S3 को तो निमोनिया वो नहीं फैलाने के काबिल रह रहा है। ठीक है, आगे उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जो बात करी उसको देखिए। अब उन्होंने R2 को जो कि निमोनिया नहीं फैलाता है और S3 को जो निमोनिया फैलाता है, S3 हीटेड S3 जो गर्म किया हुआ है, गर्म हीटेड को हम लोग करके देख लिए हैं, हीटेड को इंजेक्ट करते हैं तो निमोनिया नहीं होता है। ठीक, अब R2 और S3 बैक्टीरिया को एक साथ मिलाकर इंजेक्ट करते हैं। उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या किया, R2 को भी इंजेक्ट कर दिया, S3 को भी। S3 हीटेड करने का मतलब क्या है, वो नहीं फैलाएगा, R2 तो नहीं फैलाएगा ही। ठीक है, इन दोनों को इंजेक्ट किया तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पर तो होना चाहिए कि चूहे को निमोनिया नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं चूहे को निमोनिया हो जाता है और चूहा मर जाता है। यहाँ पर हम बताना ये चाह रहे हैं कि R2 जो नॉन वायरुलेंट है और हीटेड S3 ये भी निमोनिया नहीं फैला रहा है, और इन दोनों को मिलाकर अगर मिक्सअप करके अगर इंजेक्ट करते हैं हम लोग चूहे में तो देखते हैं निमोनिया हो जा रहा है। अब कैसे निमोनिया हो गया भाई, कहाँ से वायरुलेंट S3 आ गया। यहाँ तो हम लोग डाले थे हीट किल्ड बैक्टीरिया है, गर्म करके मारा गया बैक्टीरिया को, गर्म करके मारे गए बैक्टीरिया को हम लोग उसमें डाले थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो R2 है और जो S3 हीटेड बैक्टीरिया है, दोनों को हम लोग इंजेक्ट किए चूहे में और देखे कि निमोनिया होता है कि नहीं, तो देखे कि निमोनिया होता है। तो कैसे हुआ भाई, तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि सम R2 टाइप बैक्टीरिया, कुछ R2 टाइप बैक्टीरिया ही ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, रूपांतरित हो गया, किस रूप में, वायरुलेंट कैप्सुलेटेड S3 बैक्टीरिया में। यानी ये पता चला कि जो S3 जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट कहाँ से आ गया, क्योंकि उसको तो हीट किल्ड था, वो हीट करके उसको मार दिया गया था, लेकिन वो फिर आ गया, कहाँ से आ गया। तो ये जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन ये था कि R2 टाइप बैक्टीरिया ही ट्रांसफॉर्म्ड होकर
वायरुलेंट कैप्सुलेटेड S3 बैक्टीरिया में चेंज हो गए, यानी R2 ही चेंज होके कुछ R2 ही रूपांतरित होकर ट्रांसफॉर्म्ड होकर S3 वायरुलेंट S3 में चेंज हो गए, जिसके कारण चूहे को निमोनिया हुआ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने का रीजन था, कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, तो इस चेंज के लिए जब रिसर्च किया गया कि क्यों चेंज हुआ, आखिर ये परिवर्तन कैसे हो गया, तो जो परिवर्तित करने वाला पदार्थ था, वो पदार्थ जो R2 को S3 में चेंज कर दिया, वही पदार्थ था कौन, डीएनए। यानी डीएनए के कारण ही R2S3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम लोग हीटेड बैक्टीरिया डाले थे, हीट किल्ड बैक्टीरिया डाले थे, हीट करके मार दिए थे बैक्टीरिया को, एसिड डाले थे, लेकिन डीएनए तो मारने के बावजूद उसमें था, तो उसका डीएनए R2 के साथ कंबाइन कर गया और कुछ R2S3 में कन्वर्ट हो गए, जिससे वायरुलेंट S3 प्रेजेंट हो गया उस सॉल्यूशन में, और चूहे की मृत्यु हो गई या चूहा में न्यूमोनिया कॉज किया। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है, पॉपुलरली नोन एज ग्रिफ्थ इफेक्ट। इसी को कहा जाता है ग्रिफ्थ इफेक्ट, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी चूहे पर किए गए इस एक्सपेरिमेंट को बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, ग्रिफ्थ इफेक्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल इसको याद रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछता है कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, हाउ, कैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 पढ़े, अब एक्सपेरिमेंट 2 को जल्दी से हम लोग बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 पर को एक्सपेरिमेंट 2 जो है, 3 साइंटिस्ट, पहले एवरी, दूसरे मैकलियॉड और तीसरे मैककार्थी, एवरी, मैकलियॉड, मैककार्थी, ये 3 साइंटिस्ट मिलकर एक एक्सपेरिमेंट को किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया, इस एक्सपेरिमेंट में इन तीनों ने बताया कि जो नॉन जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है, उसको वायरुलेंट बैक्टीरिया में परिवर्तित होने के लिए जो पदार्थ रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पदार्थ ही है डीएनए। इन तीनों ने कहा कि नॉन वायरुलेंट कैसे वायरुलेंट में चेंज हो जाता है, उस चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मटेरियल है, उस रिस्पॉन्सिबल मटेरियल को ही हम डीएनए के रूप में जानते हैं। इसके लिए इन तीनों ने क्या किया, उस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने न्यूमोकॉकस को लिया। न्यूमोकॉकस क्या है, न्यूमोकॉकस क्या है, न्यूमोकॉकस न्यूमोनिया फैलाने वाला कोकाई है, कोकाई दैट मीन्स बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है न्यूमोनिया फैलाने वाला। लेकिन उन्होंने पहले नॉन वायरुलेंट R2 टाइप, यानी R2 टाइप का कल्चर तैयार किया। कल्चर तैयार करने का मतलब क्या है कि नॉन वायरुलेंट R2 टाइप बैक्टीरिया जो है, उसको कल्चर मीडियम में रखकर डेवलप कराया। बहुत सारे नॉन वायरुलेंट न्यूमोकॉकस को डेवलप कराया लेबोरेटरी में। अब क्या किया उन्होंने, वायरुलेंट S3 टाइप कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, उन्होंने S3 टाइप बैक्टीरिया को क्रश करके, पीस के, उसको क्रश करके, उसका क्रश करके जो R2 टाइप का जो बैक्टीरिया का जो कल्चर तैयार किया गया है, उसमें उसको मिक्स किया। हम कह रहे हैं क्या, R2 टाइप का जो कल्चर तैयार किया गया है, R2 टाइप क्या है, नॉन वायरुलेंट, उसमें वायरुलेंट S3 टाइप को क्रश करके उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट, यानी डीएनए एक्सट्रैक्ट करके किससे, S3 से उसमें मिक्सअप कर दिया गया, मिला दिया गया। किसमें, R2 टाइप में, यानी वायरुलेंट S3 टाइप कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को पीस के, क्रश करके मिक्स कर दिया गया। किस कल्चर में, R2 टाइप के कल्चर मीडियम में।
आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटे छोड़ने के पश्चात हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें R2 नॉन वायरुलेंट और S3 वायरुलेंट बोथ आर डेवलप्ड, दोनों तरह के बैक्टीरिया दिखाई देने लगते हैं। यानी ये प्रूव हुआ कि R2 ही कन्वर्ट हो गया किसमें, S3 में, क्योंकि S3 को हमने पीस के क्रश करके उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है डीएनए को, और उस डीएनए के ही कारण R2 कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में, सॉरी S3 कन्वर्ट हो जाता है वायरुलेंट, सॉरी R2 कन्वर्ट हो जाता है S3 वायरुलेंट बैक्टीरिया में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या जान रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो जो जान रहे हैं, जो जानने चाह रहे हैं उसको फिर से हम बताते हैं आपके सामने। न्यूमोकोकस का R2 टाइप, उसका कल्चर तैयार किया, बहुत सारे R2 टाइप को डेवलप किया जो कि नॉन वायरुलेंट होते हैं, निमोनिया नहीं फैलाते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया, S3 टाइप कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो निमोनिया फैलाते हैं उसको क्रश करके पीस के उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके मिक्सअप कर दिया उस कल्चर मीडियम में जिसमें R2 टाइप को डेवलप करा रहे हैं। ठीक है, कुछ समय पश्चात उन्होंने क्या देखा कि क्रॉस्ड कैप्स S3 क्रॉस्ड था, फिर भी S3 दिखाई देने लगा। R2 का तो कल्चर था ही, तो R2 तो दिखाई देगा ही, साथ साथ S3 भी दिखाई देने लगा, S3 वायरुलेंट भी दिखाई देने लगा। इसका मतलब तो उन्होंने खोजा कि क्यों क्यों दिखाई देने लगा, तो उन्होंने ये पाया, इन तीनों ने ये पाया कि डीएनए के कारण ही ऐसा हुआ। डीएनए ही कैरेक्टर्स को, गुण को, इंफॉर्मेशन को, जो S3 का इंफॉर्मेशन था किसमें इंसर्ट कर दिया, R2 में, और R2 चेंज होकर S3 के रूप में एक्ट करने लगा, फंक्शन करने लगा। तो अभी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट, जो दो एक्सपेरिमेंट की बात करें, वो एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछ देता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बस कहानी की तरह है, थोड़ा समझना है। नॉन वायरुलेंट, वायरुलेंट क्या है, कैसे निमोनिया होता है, क्या होता है, इसको सिर्फ दो एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा, आपके इंटरमीडिएट लेवल के लिए इतना काफी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग क्लास होगा उसमें आगे का टॉपिक हम लोग टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।